राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने सत्ता पक्ष के विकास के दावों पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ के लिए धार्मिक विभाजन का सहारा ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने कथित केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की शिकायत को राज्य के बाहर अधिमानतः किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी। कश्मीर में अधिकतर स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे चले जाने के साथ ही घाटी में शीतलहर का प्रभाव बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2024-25 का बजट आज पेश हुआ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा लखनऊ में बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को लागू किया है और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित है। दिल्ली में सुबह तेज हवाएं चली और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिन में बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की ओर से आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिल पेश किया गया है, जिसे मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की उपचारात्मक याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती दी गई है। चंपई सोरेन ने झारखंड विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। 47 वोट मिले। 81 सदस्यीय सदन में एनडीए को 29 वोट मिले। 47 में एक मनोनीत सदस्य शामिल है। चंपई सोरेन की जीत की घोषणा झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की। झारखंड विधानसभा में इसका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस ने फिनटेक फर्म पेटीएम पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय पर सवाल उठाया। इसके साथ ही मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। नई दिल्ली में CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही। शाह ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का विश्व में कोई महत्व नहीं, न ही कॉमर्स के लिए न ही क्राइम के लिए रहा है। दोनों ही बॉर्डरलेस हैं। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए नई व्यवस्था शुरू करनी पड़ेगी। इसके साथ ही शाह ने कहा कि न्याय हमारे सांस्कृतिक लोकाचार का आधार है। सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी देशों को एक साथ आने की जरूरत है। मित्रों, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर्स कॉन्फ्रेंस मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरे विचार रखने का मौका जो दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विशेषकर ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब जियोग्राफिकल बाउंड्री का विश्व में कोई महत्व नहीं रहा, ना कॉमर्स के लिए रहा है ना क्राइम के लिए। कॉमर्स भी बॉर्डरलेस हो रहा है, क्राइम भी बॉर्डरलेस हो रहा है और उस वक्त कॉमर्स के डिस्प्यूट और क्राइम, इसको भी अगर बॉर्डरलेस तरीके से हमने निपटना है तो हमें कोई ना कोई नई व्यवस्था, नई परंपरा शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए आज की ये कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो भी इतना ही रिलेवेंट है और समय भी बहुत रिलेवेंट है, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बात, आप सभी लोग शुद्ध रूप से कोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, न्याय की प्रक्रिया से के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को मालूम है आम व्यक्ति के जीवन में न्याय का कितना महत्व है और कितनी श्रद्धा है, परंतु इसकी अभिव्यक्ति अभी अभी महामहिम राष्ट्रपति ने एक जगह पे की है, इसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगा। महामहिम राष्ट्रपति यहाँ से सुदूर 1000 किलोमीटर दूर भारत के सबसे पिछड़े इलाके से और सबसे पिछड़ी ट्राइब से भारत के राष्ट्रपति तक पहुंची हुई व्यक्ति है। ये बताता है कि भारत में लोकतंत्र और संविधान की स्पिरिट की जड़ें कितनी गहरी नीचे तक, पाताल तक गई। उन्होंने अभी अभी
एक भाषण में मार्मिक टिप्पणी की थी। उनके गांव के लोग 3 ही लोगों को भगवान मानते थे। एक शिक्षक जो बच्चों को ज्ञान देता है, आगे बढ़ाता है। दूसरा डॉक्टर जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के दूरस्थ रखकर अच्छा सुदीर्घ आयुष्य लेने के लिए मदद करता है। और तीसरा लॉयर जो न्याय तंत्र के लिए शब्द है, संविधान ने दिए हुए सारे अधिकारों को मुहैया कराने में मदद करता है। इसलिए मैं आज ये बात बताना चाहता हूं कि यहां पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका दायरा केवल कोर्ट तक सीमित नहीं है। इसका दायरा कॉमनवेल्थ कंट्रीज और एक प्रकार से पूरी दुनिया के आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि संविधान में, हर देश के संविधान में भावनाएं भी होती है, स्पिरिट भी होता है और कुछ इथोस को ले डाउन भी किया हुआ होता है, परंतु न्याय और अधिकार सब में आपको कॉमन मिलेंगे। इसको जमीन पर उतारने का काम और उसको न्याय को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम केवल और केवल न्याय तंत्र ही करता है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो इस समय पर न्याय की नागरिकों के प्राप्ति के लिए कॉमनवेल्थ कंट्री में क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा ये 2 दिन तक आपने की है। मगर ग्लोबल लीगल चैलेंजेस और इंस्टीट्यूशनल एक्सेसिबिलिटी, ये विषय मैं मानता हूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है और इस पर आगे पर भी एसोसिएशन ने काम करना चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से ये चर्चा अगर यही रह जाती है, एकेडमिक चर्चा होकर इसके एसोसिएशन के रिकॉर्ड में रहेगी, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरा आप सभी अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल से आग्रह है कि इसके जो एक्शन पॉइंट है चर्चा के, आपके बिजनेस सेशन के जितने भी एक्शनेबल पॉइंट है, उसको आपके देश की लॉ मेकिंग एजेंसी के साथ शेयर कर लॉ को शेप देकर पूरे ग्लोबल ऑर्डर को ठीक करने का प्रयास इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहिए। तभी जाकर एक कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस मानी जाएगी। इसको आगे ले जाने के लिए यहां से जाकर ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के तिलक हॉल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीएम योगी ने बताया कि प्रत्येक बजट में किसी थीम को लेकर बजट को प्रस्तुत किया जाता है और इस साल आज का बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की भावना को समर्पित किया गया है। सीएम ने कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का आर्थिक दस्तावेज है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित यह बजट अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। पहला जो बजट था वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2019-20 का हमारा प्रदेश का बजट मातृशक्ति को समर्पित करते हुए मिशन शक्ति के अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2020-21 का बजट प्रदेश की युवा ऊर्जा को समर्पित था। 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण के इस अभियान को समर्पित था और 22-23 को अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का प्रदेश का बजट रहा है। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया। तो आज का जो बजट है वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है,
ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है। और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। बजट में जो कुछ चीजें हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है कि पहली बार 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्रावधान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। हमारी सरकार प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करना है, पिक एंड चूज नहीं। उस समग्र विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के दायरे को हम बढ़ाने में सफल हुए। अगर 16-17 की तुलना में प्रदेश की जीडीपी को अगर आप देखेंगे, ये लगभग 12-12.5 लाख करोड़ रुपए की थी, और अब उत्तर प्रदेश की जो हम लोग 24-25 में जीडीपी की बात करेंगे, वह 25 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल होगी। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिन अन्य मुद्दों पर हम लोगों ने फोकस किया, उसमें इस दौरान प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश जो देश की 2016-17 में छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वह नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश की बन चुकी है। हम इसमें सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका, रिफॉर्म किए, रेवेन्यू लीकेजेस को हर स्तर पर समाप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सकते थे, सरकार ने, विभिन्न विभागों ने इसके लिए कार्य किया, और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बना है। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में राजस्व में हमने कई गुना वृद्धि की है, बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए हुए, यानी कॉमन मैन को टच किए बगैर उन्हें लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हम प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाने में सफल हुए हैं। और बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित राजकोषीय घाटा FRBM की लिमिट है 3.5, हमारा यह बजट उस सीमा के अंदर 3.46% तक यह हमारा यह राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और एक सफलता की उन ऊंचाइयों को प्रस्तुत करता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रांची झारखंड में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। आगे राहुल ने कहा कि झारखंड में बड़े ही जोश और ऊर्जा के साथ जनता ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लिया है। वहीं राहुल ने यह भी कहा कि पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसका यह नतीजा है कि देश में बेरोजगारी फैल रही है। कुछ दिनों से हमारी यात्रा झारखंड में चल रही है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर, लाखों लोग एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। भारत जोड़ो यात्रा में हम सब मिलकर, लाखों लोग मिलकर चले और देश को हमने एक नया रास्ता दिया, एक नया रास्ता दिखाया, और यात्रा बहुत सफल हुई। यात्रा में काफी लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, बाकी प्रदेशों से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से आप कश्मीर चले, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा, इधर तो आपने यात्रा नहीं की। इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम कर रहे हैं, और आपने देखा झारखंड में कितने जोश से, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा झारखंड की आम जनता ने हमारी यात्रा में डाली। तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। बताइए HEC का गला क्यों घोटा जा रहा है?
क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और भाई और बहनों, आज एचईसी के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं। बीएचईएल, एचएएल, एचईसी और यहां जो काम करते हैं, जिन्होंने सालों के लिए अपना खून, अपना पसीना दिया है, उन सबको ये बेरोजगार बनाना चाहते हैं। और मैं इस स्टेज से आपको बता दूंगा, और ये याद रखिए एचईसी वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कंपेटिटिव बनाया जाएगा। भाई और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसीलिए देश में भयंकर बेरोजगारी फैल गई है। इन्होंने क्या किया? सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जो छोटा बिजनेस करते थे, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस करते थे, उनको सबको मार दिया। दो हथियार का प्रयोग किया इन्होंने। नोटबंदी ने हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, उड़ा दिया। उसके बाद जीएसटी लागू कर दी। नतीजा हुआ कि आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार पा ही नहीं सकता। जितना भी ढूंढना है ढूंढ लो। मैं झारखंड के युवाओं से कह रहा हूं, देश के बाकी युवाओं से कह रहा हूं, जितना आपको ढूंढना है ढूंढो। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद छोटे बिजनेसेस हैं ही नहीं। ये देश की रीढ़ की हड्डी है, ये बेरोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया। तो जब तक दिल्ली की सरकार नहीं बदलेगी तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। सीधी बात है। तो देश में सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, ये 5 बड़े बड़े अन्याय हो रहे हैं और ये हर रोज कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। और इन अन्याय के खिलाफ हमने न्याय यात्रा शुरू की है। ये हमारा लक्ष्य था और इससे देश को हमने एक दूसरी विचारधारा दी है। और कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, लोकतंत्र की जो आवाज है उसको कभी नहीं दबने देगा। तो आप सब यहां आए, आपने इतनी हमारी मदद की, सड़कों पे लाखों लोग निकले, तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, आप संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत आज श्री तिरुपति जी के लिए 79वीं ट्रेन रवाना की गई। इस अवसर पर दिल्ली के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर सीएम ने सभी को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हर हफ्ते हमारी कोशिश रहती है कि तीर्थ यात्रियों को देश के कोने कोने में तीर्थ यात्रा कराई जाए। सीएम ने बताया कि अभी तक 88 ट्रेन तीर्थ यात्रा के लिए जा चुकी हैं और 84,000 तीर्थ यात्रियों ने अभी तक यात्रा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिश है कि दिल्ली के सभी बुजुर्गों को एक बार जरूर तीर्थ यात्रा कराई जाए। मुझे बेहद खुशी है, आप सब लोग आज तिरुपति की यात्रा के लिए जा रहे हैं। लगभग हर हफ्ते हमारी कोशिश रहती है एक ट्रेन तीर्थ यात्रियों को, बुजुर्गों को लेके देश के कोने कोने में कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाती है। कई सारे स्थान हमने इसमें डाले हुए हैं। रामेश्वरम जी जाते हैं, द्वारकाधीश जाते हैं, पुरी जी जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं, कई सारे शिरडी बाबा जाते हैं। लगभग 12-13 स्थान है जहां जिसमें से आप कोई भी एक स्थान चुन सकते हो और वहां पे अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप वहां पे तीर्थ यात्रा कर सकते हो। जैसा अभी तक बताया गया कि 88 ट्रेन जा चुकी हैं अभी तक, आज 89वीं ट्रेन जा रही है और 84,000 तीर्थयात्री अभी तक तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं।
इसकी प्रेरणा हमें मिली श्रवण कुमार के जीवन से। श्रवण कुमार ने जिस तरह से अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकले थे, दोनों को अपने, उनके माता पिता अंधे थे, दोनों को अपने कंधे पे बिठा के माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकले थे। हम सब लोगों को बचपन से उनकी कहानी सुनाई जाती है और हमें सिखाया जाता है कि अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का बहुत पुण्य मिलता है। तीर्थ यात्रा करने का तो पुण्य मिलता ही है, तीर्थ यात्रा कराने का भी बहुत पुण्य मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं दिल्ली वालों का बेटा हूं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। हमेशा मैंने पूरे दिल्ली के लोगों को अपने परिवार की तरह माना है। तो अगर मैं दिल्ली का बेटा हूं और दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं, तो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और उसी धर्म की पूर्ति कर रहा हूं, उसी कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूं। मेरी कोशिश है कि दिल्ली के एक एक बुजुर्ग को कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा जरूर करा दी जाए। इसमें हम साधनों की कमी नहीं होने दे रहे। साधन, हमने जितने साधन जरूरत पड़ेगी हम लगाएंगे। ट्रेनों की कमी हो रही है, हम केंद्र सरकार जितनी ट्रेन हमको देती है हम सारी ट्रेन इस्तेमाल करते हैं और उस ट्रेन के माध्यम से आप लोगों को लेके जाते हैं। आज आप निकलेंगे, मेरे ख्याल 7 दिन की यात्रा है, काफी लंबी यात्रा है। परसों शाम को पहुंचोगे, लगभग 46 घंटे लगेंगे। फिर वहां पे तिरुपति जी के मंदिर के दर्शन होंगे। अगले दिन पद्मावती टेम्पल के दर्शन है, इस्कॉन टेम्पल के दर्शन है और उसके अगले दिन फिर वापस चलोगे और फिर वापसी में 2-2.5 दिन लगेंगे। आपको लग रहा होगा कि आना जाना काफी लंबा है, 46 घंटे का सफर है, लेकिन आप ये देखना कि 46 घंटे पता भी नहीं चलेंगे आपको। जाने में आने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि पूरी ट्रेन में सब भजन करते हुए जाते हैं, कीर्तन करते हुए जाते हैं। और यहाँ पे जब आप लोग जा रहे हो, मेरे को पता है कई लोग, गली की कई औरतें एक साथ जाती हैं, मोहल्ले की कई औरतें एक साथ जाती हैं। रोज सुबह शाम जिंदगी जीते हुए तो टाइम नहीं मिलता भजन करने का, कीर्तन करने का, एक साथ बैठने का। अब ये 7 दिन खूब एंजॉय करके आना, खूब आप लोग अच्छा तीर्थ यात्रा करके आना। ठंड बहुत है, अपना सब लोग ख्याल रखना। आपके लिए हमने सारा इंतजाम किया है। आपको अपने घर से केवल अपने कपड़े लेके आने हैं, बाकी आपको बस का इंतजाम, एसी ट्रेन है, आपको खाने का इंतजाम, वहां जब पहुंचोगे होटल में रहने का इंतजाम, वहां भी बस का इंतजाम, दर्शन का इंतजाम, सारा इंतजाम हमने किया है। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाए, मैं अभी पहले ही माफी मांग लेता हूं आप लोगों से, लेकिन आने के बाद जरूर बताना हमको, भाई ये कमी रह गई थी, ताकि अगली ट्रेन में जब लोग जाएं तो वो कमी भी हम लोग दूर कर सकें। आप लोगों की यात्रा खूब मंगलमय हो, खूब शुभ हो और हमें आपसे बस आपका आशीर्वाद बना रहे। वहां पे आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो अपने परिवार के लिए भी मांगना, दिल्ली वालों के लिए भी मांगना, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए सुख शांति की भी मनोकामना करना। बहुत बहुत शुक्रिया। विजय चौक नई दिल्ली में सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने फिनटेक फर्म पेटीएम पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों को लेकर कहा कि जिस नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, उस नोटबंदी को पेटीएम ने हमेशा जश्न की तरह मनाया और अपना आईपीओ भी 8 नवंबर 2021 को ही लॉन्च किया। श्रीनेत ने कहा कि पेटीएम और उसके फाउंडर पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप खुद आरबीआई ने लगाए हैं, जिस कारण उनके पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आरबीआई ने अधिनियम 35A के तहत की है। 10 नवंबर 2016 को इस देश के तमाम अखबारों में
कवर पेज पर 10 नवंबर 2016 नोटबंदी के 2 दिन बाद एक बड़ा सा विज्ञापन कवर पेज पर छपा था, जिस पर मोदी जी को मजबूत निर्णय, नोटबंदी जैसे मजबूत निर्णय को लेने के लिए साधुवाद किया गया था। पेटीएम ने छापा था। आप ये सोचिए कि जिस नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को अधिया दिया, जिस नोटबंदी ने हजारों लाखों एमएसएमईज बंद कर दिए, लोगों को बेरोजगार कर दिया, उस नोटबंदी को साल दर साल अपने लिए सबसे शुभ दिन मानने का काम करने वाले व्यक्ति विजय शेखर शर्मा हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ भी 8 नवंबर को ही किया था 2021 को। परेशान करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति और इसकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं और गंभीर आरोप लगे, और ये विपक्ष ने नहीं लगाए, ये इस देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाए हैं। और उन अनियमितताओं के चलते उनके पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना वो टॉप अप कर सकते हैं, ना वो कुछ क्रय कर सकते हैं, ना वो जमा कर सकते हैं पैसा। 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी तरह बंद हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए सारी कार्रवाई आरबीआई ने अपने अधिनियम 35A के तहत की है, और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आक्षेपों से घिरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गाज एकदम से गिर गई है, क्योंकि अगर खबर देखिए और रिपोर्ट्स जो आप ही लोग लगा रहे हैं, उनके मुताबिक 2017 में लाइसेंस मिलने के 1 साल के अंदर गंभीर घपले शुरू हो गए थे, और आरबीआई ने बार बार दंडित करने का भी काम किया। कभी जमाकर्ताओं पर रोक लगी, कभी जुर्माना लगा 6-6 करोड़ रुपए का, तमाम चीजें हुई। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने 35 करोड़ पेमेंट बैंक के जो वॉलेट थे उसका निरीक्षण किया, उसमें से 31 करोड़, 35 करोड़ का निरीक्षण किया, 31 करोड़ निष्क्रिय पाए गए। पैन कार्ड, एक पैन कार्ड हजारों नंबरों से जुड़ा पाया गया, लाखों खातों का केवाईसी नहीं हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं इसी से उजागर हुई। बैंक द्वारा लगातार झूठी अनुपालन रिपोर्ट देती जाई गई, और जो ग्रुप 197 कंपनी का नाम है, लेकिन पेटीएम की जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें आपस में जो घपला था, उसके चलते आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया। यहाँ पर 2 चीजों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पेटीएम पर पहले भी अपने डेटा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लग चुका है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच और पेटीएम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजैक्शन पर भी गहन चिंता जताई है, और ये भी सामने आता है कि इस चिंता के बावजूद ना शीर्ष अधिकारियों का तबादला हुआ, ना उनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया, और कंपनी ने बिजनेस बढ़ाने के जुनून में लगातार नियमों का उल्लंघन किया और हर तरह के कानून को ताक पे रखा। एक और चिंता जो आरबीआई ने जताई वो पेमेंट बैंक की शेयर होल्डिंग को लेकर है। करीब 49% हिस्सेदारी पेटीएम कंपनी की थी, जिसे लोग 197 कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन 51% हिस्सेदारी इस बैंक की सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विजय शेखर शर्मा के पास थी, जिनकी सारी सेल्फी मैंने आपके सामने साझा करी है। और ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि एक व्यक्ति जिस तरह का भी निर्णय चाहे वो कर सकता था। अंत में आरबीआई की कार्रवाई की एक बड़ी वजह, और ये बहुत चिंता का विषय ये भी था कि चीनी निवेश भर भर के, चीन की कंपनी का निवेश भर भर के पेटीएम में था, पहले अलीबाबा, और उसके बाद भी जो एंट ग्रुप है चाइना का, उसके पास करीब 10% साझेदारी आज भी है, और संभावनाएं हैं कि डेटा की साझेदारी उस कंपनी के साथ की गई। तो अंत में कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इतने सारे उल्लंघनों के बावजूद भी पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके बारे में क्या कर रहा है? सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में करीब 137 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ, जिसमें पेटीएम का अच्छा खासा शेयर है। क्या ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये डेटा गोपनीय है, ये डेटा सुरक्षित है, या इसकी ब्रीच हुई है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। पेटीएम का स्टॉक लगातार गिर रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इससे आहत हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गहन आरोप इस देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाए हैं, वो किस तरह से खुला घूम रहा था, और प्रधानमंत्री उसका प्रचार प्रसार और पैरवी क्यों कर रहे थे? आज ये सवाल उठना भी जरूरी है और इसका जवाब भी आना जरूरी है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।